हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से आए हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। हमने देखा था अब तक कि आपके हमने पॉलिटी में क्या पढ़ा था भाई। पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। हमने देख लिया था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कौन कौन से आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आए थे, कौन से ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक्ट पास किए थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका इम्पैक्ट पड़ा। हमने देखा था कि आपका जितने भी एक्ट आए थे उसमें सबसे बड़ा जो एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए पास किया वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने देखा था कि पहली बार विमेंस को वोटिंग राइट कब मिले थे। हमने देखा था कि पहली बार ऑर्डिनेंस पावर जो थी वो गवर्नर को कब मिली थी। हमने देखा था कि आर्मी जो है उसका हेड गवर्नर को कब बनाया गया, जो अभी आपके प्रेसिडेंट भी हेड होते हैं आपके आर्मी के। तो ये सारे फैक्ट, इसके साथ हमने और भी फैक्ट देखे थे कि पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कब हुआ, पहली बार बजट कब आया, आरबीआई कब बना, फेडरल कोड कब बना। तो बेटा ये सारी चीजें हम आपका देख चुके हैं। हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखी थी जिसमें हमने ये चीज देखी थी कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें कितने मेंबर थे, कहां मेंबर आपसे कैसे लिए गए थे, कितने नॉमिनेटेड मेंबर, कितने इलेक्टेड मेंबर्स थे, कितने विमेंस को वहां पे आपका वो मिला था, मेंबरशिप मिली थी। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। हमने देखा कि लास्ट सिटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो बेटा जिसने ये सारी चीजें नहीं देखी हैं वो पुराने वीडियोस आप देखो, वो देख के वो पूरी चीज क्लियर करो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो कल हमने आपका कहां तक देखा, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका था। हमने दो डेट देखी थी, है ना। हमने एक डेट देखी थी आपकी, कौन सी थी, 26 नवंबर। हमने देखा था कि आपका 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाएगा कब, 26 नवंबर 1949 को। पार्शियली एनेक्ट भी कर दिया जाएगा। 16 आर्टिकल्स मैंने लिखाए थे जो आर्टिकल्स आपके एनेक्ट हो गए थे। उसके बाद आपका 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका एनेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली एनेक्ट जो होगा वो कब होगा आपका, 26 जनवरी 1950 को, है ना। और हमने यहां पे एक और डेट देखी थी आपका 24 जनवरी 1950। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट सिटिंग थी। संवैधानिक सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट सिटिंग हुई थी वो कब हुई थी आपका, 24 जनवरी 1950। मतलब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था। अब हम थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। हमने यहां तक देखा, अब देखो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करते हैं, है ना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बहुत सारी कमिटीज आती हैं, बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। तो उस तरीके के जितने भी पॉइंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। आपके अगर डिफरेंट शिफ्ट होती हैं तो आपको हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपको 1 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएं। बट मैं श्योर शॉर्ट बोलता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, तो यहां से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका कमिटीज जो बनी थी, कौन कौन सी कमिटीज बनी थी और उनके हेड कौन थे। तो यहां हेडिंग क्या होगी आपका, मेजर कमिटीज। 8 मेजर कमिटीज थी, एक फ्लैग कमेटी और ऐड होगी, तो ऑलमोस्ट आपका 8 to 9 मेजर कमिटीज थी जिनसे क्वेश्चन आता है। आपकी लगभग 13 के अराउंड माइनर कमिटीज भी थी, लेकिन आपके एग्जाम में माइनर कमेटी से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत रेयर चांस है कि आपका माइनर कमेटी से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें सिर्फ मेजर कमिटीज याद रखनी है, उनके जो हेड हैं वो हमें याद रखना है। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो, पहली आपकी 3 कमेटी है। एक है आपका यूनियन पावर कमेटी, दूसरी कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और तीसरी कमेटी है आपका स्टेट कमेटी। बेटा याद रखेंगे कौन सा, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और स्टेट कमेटी। ये तीनों ही जो कमेटी हैं, इन तीनों ही कमेटीज के आपको हेड दिख रहे हैं या चेयरमैन दिख रहे हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो शुरू की ये जो 3 कमेटी हैं इसके हेड कौन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये स्टार्टिंग की कमेटी कौन कौन सी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और आपका स्टेट कमेटी। तीनों को हेड किसने किया, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगली कमेटी हम देखेंगे आपका, यहां पे कमेटी है प्रोविंशियल कमेटी।
देखो यहां पे एक डिफरेंस समझना, डिफरेंस क्या समझना है मेरे बच्चे, यहां पे मैंने बोला स्टेट कमेटी, ये कौन से वाले स्टेट हैं, ये वो वाले स्टेट हैं जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे। वो 11 स्टेट हुआ करते थे जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, वो जो आएंगे उस कमेटी को डील कौन करेगा, आपका पंडित नेहरू। और यहां पे प्रोविंशियल कमेटी, जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब यहां पे बहुत सारे राजा हुआ करते थे, मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे आपके मैसूर की तरफ के राजा होंगे, जयपुर की तरफ के राजा होंगे, उसके अलावा आप देखते हो मारवाड़ की तरफ आपके राजा होते हैं, जूनागढ़ की तरफ आपके राजा होते हैं, कई सारे और एरियाज थे जहां पे इंडिया में राजा हुआ करते थे। तो जहां पे आपके किंग होंगे, ऐसे आपके लगभग आपका 565 प्रोविंस हुआ करते थे। उन 565 प्रोविंसेस को इंडियन यूनियन में जो शामिल करेंगे वो कौन करेंगे आपके, वो करेंगे आपके सरदार पटेल। समझ में आया? तो प्रिंसली स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट की कमेटी को जो डील करेंगे उनके हेड होंगे आपके सरदार पटेल, और स्टेट कमेटी जो होगी जो स्टेट्स को इंक्लूड करेगी फेडरेशन ऑफ इंडिया में, उस कमेटी के हेड होंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको नंबर भी बताया, वो नंबर आप दोबारा से याद रखोगे। जो आपका बिफोर इंडिपेंडेंस था वो आपका था 565, सॉरी यहां मैंने 563 लिख दिया, यह है आपका 565। ये था आपका 565 आपका प्रिंसली, बेटा एक मिनट बार बार गलत लिख रहा हूं। हाँ, तो ये जो नंबर था वो था आपका 565 प्रिंसली स्टेट थे आपका बिफोर पार्टीशन, और आफ्टर पार्टीशन जो बचे थे वो थे आपके 552। तो ये दोनों ही नंबर हम याद रखेंगे कि आपका 565 आपका बिफोर पार्टीशन प्रिंसली स्टेट थे, जिन्हें इंडिया में या यूनियन ऑफ इंडिया में, फेडरेशन ऑफ इंडिया में, ऑल इंडियन फेडरेशन में आपका अडॉप्ट किया जाएगा। और बाद में आफ्टर पार्टीशन जो नंबर बचेगा वो बचेगा आपका 552। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन फेडरेशन में आपका इंक्लूड करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो कौन सी थी, प्रोविंशियल कमेटी। और इस प्रोविंशियल कमेटी को हेड किसने किया था, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक कमेटी थी आपकी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, है ना, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, या माइनॉरिटीज के जो राइट्स आते हैं, इन सारे राइट से रिलेटेड जो कमेटी थी उसके भी हेड थे आपके सरदार पटेल। तो देखो शुरू की 2-3 कमेटी, हेड कौन आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद अगली 2 कमेटी, है ना, उनके हेड कौन आपके सरदार पटेल। उसके बाद आपका रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, अगली कमेटी होगी स्टीयरिंग कमेटी, और अगली कमेटी होगी आपका फ्लैग कमेटी। ये 3 कमेटियां रहेंगी, ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, आपका स्टीयरिंग कमेटी और फ्लैग कमेटी, है ना। तो ये आपका 6, 7 और 8 जो कमेटी हैं, तीनों के ही हेड कौन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इस कमेटी के भी हेड कौन है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो तीनों ये जो कमेटी है ना, उन कमेटीज के हेड कौन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कमेटी आपके फ्लैग को अडॉप्ट करेगी कि कौन सा नेशनल फ्लैग माना जाएगा, ट्राई कलर जो है वो किस फॉर्म में होगा जो आपके नेशनल फ्लैग माना जाएगा, तो वो कमेटी क्या थी आपकी, फ्लैग कमेटी। हेड किसने करी, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही इन तीनों कमेटीज के हेड भी रहेंगे। और इन सारी कमेटीज में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो है ना, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो कौन सी होती है आपकी, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। कौन सी कमेटी आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड रहेंगे वो रहेंगे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी को जो हेड करेंगे वो कौन हेड करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। अब बेटा बस एक क्वेश्चन ये आता है कि देखो यहां पे मैंने आपको ये 9 कमेटीज लिखाई हैं, है ना, और मैंने आपको बताया था कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो कितने थे आपका 389, है ना। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर थे बिफोर पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद जो ये नंबर था वो आपका रिड्यूस होके कितना हो गया था 299, मतलब ऑलमोस्ट 300 मेंबर हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। लेकिन आपका और डिफरेंट कमिटीज भी बनी है। मैंने आपको बताया कि आपका 8 to 9 मेजर कमिटीज थी, है ना, और आपका 13 जो थी वो माइनर कमिटीज थी। तो आपका टोटल मिला के लगभग आपका 21 कमिटीज बनी है। हर कमेटी के आपके हेड अलग अलग थे, है ना, तो कई सारे लोग हेड भी बने होंगे। तो ऐसा क्या था कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो दिया जाता है किसका, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी को, है ना। ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कौन करते थे, या ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे आपके,
एक चीज और याद रखेंगे, पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। आपसे पूछा जाए भैया ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति हम इसे हिंदी में बोलते हैं, तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति को हेड कौन किसने किया था, या इसके चेयरपर्सन कौन थे, इनके तो चेयरपर्सन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चेयर करेंगे आपका ड्राफ्टिंग कमेटी को। तो बेटा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कोई मुझे ये बता पाएगा कि इतनी सारी कमिटीज, इतने सारे मेंबर्स के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्रेडिट जाता है वो सबसे ज्यादा किसे जाता है, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे बोलते हैं, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। हम बोलते हैं आपका मॉडर्न मनु, किसे बोलते हैं हम, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना। तो ऐसा क्या था कि इतने सारे लोग होते हुए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गया किसे, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना। देखा है ना, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन पकड़े हुए हैं, आप हर जगह इनकी जो इमेज देखते हो या हर जगह जहां इनका पिक्चर देखते हो आप साथ में देखते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको दिखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा क्रेडिट इन्हें क्यों जाता है बेटा, बहुत छोटी सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ढंग से समझना, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो यहाँ पे आपने मूवीज देखे होंगे, है ना। मूवीज में पूरी एक्टिंग जो करता है वो कौन करता है, आपका एक्टर्स करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, उसके अलावा और भी स्टाफ होता है, वो और भी सारे काम करता है। लेकिन यहाँ आपका डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसी भी मूवी में जो होता है वो डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल क्यों होता है कि जितना भी डायरेक्शन होना है, डायरेक्शन यानी कि मूवी में कहाँ पे कौन सा सीन होगा, अगर हीरो एक्टिंग करेगा तो वो कैसी एक्टिंग करेगा, कहाँ पे करेगा, क्या उसके पीछे के लॉजिक्स होंगे, कहाँ पे कौन सा सीन डिसाइड होगा, वो सारी चीजें आपका कौन करता है, डायरेक्टर। उन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है, डायरेक्टर। तो मतलब जितना भी डिसीजन मेकिंग है वो डिसीजन मेकिंग का काम कौन कर रहा है, आपका डायरेक्टर। सेम चीज अगर आप किसी भी उसमें जाते हो, मान लो आप स्पोर्ट्स में जाते हो, आप क्रिकेट बहुत देखते होगे, तो आपने क्रिकेट देखा, क्रिकेट आपने देखा कि भाई सारे प्लेयर अपना खेलते हैं, है ना, 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर्स का आपका रोल होता है। लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा किसी भी टूर्नामेंट को जीतने का या बोला जाए वर्ल्ड कप जीतने का सबसे ज्यादा क्रेडिट किसे दिया जाता है, धोनी को। अगर पूछा जाए कि भाई 11 प्लेयर्स थे आपके, टोटल टीम में आपके 15 प्लेयर्स थे, जिसमें से 11 आपके प्लेयर जो प्लेइंग 11 में थे, उसके बावजूद भी क्रेडिट आपका कैप्टन को क्यों दिया जाता है। तो बेटा कैप्टन जो होता है ना वो डिसीजन लेता है, बॉलर बॉलिंग करेगा, लेकिन कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, कहां पे कौन सी फील्डिंग होगी, कब कौन बैटिंग करेगा, इससे रिलेटेड या और भी बहुत सारे जो डिसीजन होते हैं वो डिसीजन कौन लेता है, आपका कैप्टन। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा लाइफ का। आपके डिसीजंस जो है वो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अपने से भी रिलेट करके देखना, अगर आपने पीसीएम लिया है, अगर आपने कॉमर्स लिया है, अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, तो आपकी आगे की पूरी लाइफ उसके बेसिस पे चेंज होती जाएगी। आपके एक डिसीजन की वजह से आपका पूरा जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाएगा। मान लो ह्यूमैनिटीज के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगा, आपकी पूरी लाइफ अलग होगी। मान लो आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होगा, आपकी जो सारी लाइफ है वो बिल्कुल अलग होगी। तो मतलब समझ रहे हो कि आपका एक डिसीजन आपकी आगे की पूरी लाइफ को चेंज कर रहा है। सेम टर्म्स में हम अगर आए तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन में सारे डिसीजन कौन लेगा, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या होगा, डिसीजन मेकिंग का। और वो डिसीजन मेकिंग कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म बहुत ढंग से याद रखना, चीफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिजाइन देंगे। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन देना, है ना। बाकी बनाते तो आपके सिविल इंजीनियर्स हैं या बाकी स्टाफ बनाता है। तो जो चीफ आर्किटेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिजाइन दिया है ना, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी, कहां पे कौन सी चीजें रखी जाएंगी, किसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, है ना, वो पूरा डिजाइन किसने दिया है, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ड्राफ्टिंग कमेटी ने। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। किसी को अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करना, है ना। आपके डाउट जो होंगे वो सारे आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, एक एक कमेंट का आंसर किया जाएगा, ये चीज मैं अपनी तरफ से एश्योर करता हूं। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड देखे हमने आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, है ना, और वो 7 मेंबर्स जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 7 मेंबर्स के जो नाम है वो आप याद रखना, आपसे वो पूछे जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद आएंगे अगले एन गोपाल स्वामी अय्यर, सॉरी एन गोपाल स्वामी अयंगर। अगले आएंगे आपके अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले आएंगे आपके के एम मुंशी, है ना, डॉक्टर के एम मुंशी।
अगले आएंगे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, ये 5 मेंबर हैं जो आपके शुरू से थे, 2 मेंबर ऐसे हैं जो रिप्लेस होंगे, है ना। अगले मेंबर हैं आपके एन माधव राव। एन माधव राव जी जो थे, इनसे पहले मेंबर हुआ करते थे आपके बी एल मित्र, है ना। बीएल मित्र मेंबर हुआ करते थे, बट बीएल मित्र जो होंगे उनकी तबीयत खराब होगी, है ना, वो हेल्थ इश्यूज की वजह से क्या होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी आपका लीव कर देंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी से चले जाएंगे। तो उन्हें जो रिप्लेस करके नए मेंबर बनेंगे वो कौन होंगे, आपके एन माधव राव। ठीक है, ऐसे ही एक आपके मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम था डीपी खेतान। डीपी खेतान जी जो थे 1948 में उनकी डेथ हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो जब वो एक्सपायर हो जाएंगे तो उनकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो नए मेंबर आएंगे वो थे आपके टी टी कृष्णमाचारी, है ना। समझ में आया। तो 2 मेंबर ऐसे थे जो रिप्लेस हुए थे, है ना। कौन कौन से थे, बी एल मित्र रिप्लेस हुए और डीपी खेतान रिप्लेस हुए। इनकी जगह जो नए मेंबर आए वो कौन थे, आपके एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। तो हमें ये 8 से 9 नाम याद रखने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। तो याद रखना, यहां से आपसे ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है कि आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे। आपसे 5-4 नाम देगा, आपको 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से एक नाम ऐसा होगा जो आपका मेंबर नहीं होगा किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, चलो, तो ये आपकी क्या हो गई, मेजर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अच्छा, ये जो है ना, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिटिंग होती थी, हमने देखा था कि पहली सिटिंग कब हुई आपका 9 दिसंबर, अगली सिटिंग कब हुई आपका 11 दिसंबर, और अगली सिटिंग कब हुई आपका 13 दिसंबर, है ना। तो मतलब मैंने बोला था कि एक एक दिन छोड़ के सिटिंग हो रही है ना। मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि एक एक दिन छुट्टी हो रही है ना। छुट्टी नहीं होती थी बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 काम थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 2 फंक्शंस थे। उन फंक्शंस को समझना। आप 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, आपको जो आजादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली, और आपके यहाँ जो पहला इलेक्शन हुआ था वो हुआ था आपका 1950 से लेके आपका 1952 तक, है ना। अक्टूबर 1950 से लेके आपका फरवरी 1952 तक इलेक्शन हुआ। तो मतलब पहली गवर्नमेंट कब बनी है आपकी 1952 में। तो ऑलमोस्ट आप देखते हो 5 ईयर है ना, ऑलमोस्ट आपका 5 ईयर है जब तक आपका कोई गवर्नमेंट नहीं है ना। तो वो कोई गवर्नमेंट नहीं है तो ऐसा आपका देश कैसे चलेगा, कंट्री को कैसे रन होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके 2 फंक्शन थे, उनके डुअल फंक्शन थे। पहला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा फंक्शन जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जब तक आपकी नई गवर्नमेंट बनती है, तब तक आपका कंट्री को रन करना, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना। तो ये 2 फंक्शन हैं। तो आप देखो, एक दिन ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे। मतलब 10 दिसंबर को एज अ एडमिनिस्ट्रेशन या एज अ गवर्नमेंट ये बैठेंगे, 11 दिसंबर को फिर से क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का काम करेंगे, 12 तारीख को फिर से क्या होगा आपका, एज अ गवर्नमेंट, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ पार्लियामेंट बैठेंगे। फिर अगले दिन फिर आपका जो होगा वो क्या करेंगे, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट इनकी चीजें जो है वो चलती रहेंगी, है ना। तो इनके दोनों फंक्शन समझ में आए कि इनके दोनों फंक्शंस क्या थे, या क्यों ये एक एक दिन का गैप आ रहा था। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। तो आपका एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट का काम क्या है कि कंट्री को रन करना। तो जैसे अभी गवर्नमेंट होती है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट में यहां पे भी क्या होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स आप देख लेना, यहां से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। जैसे आपका इंटरिम गवर्नमेंट की कैबिनेट बनी, तो ये आपका 14 मेंबर्स की कैबिनेट है, देख रहे हो ना, 14 तक है आपका। तो 14 मेंबर्स की आपका कैबिनेट है। तो आपसे यहां से पूछा जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट की, इंडिपेंडेंट इंडिया के इंटरिम गवर्नमेंट की फर्स्ट कैबिनेट में कितनी विमेन मिनिस्टर्स हुआ करती थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 15 विमेन्स थी, लेकिन पूछा जाए आपका पहली कैबिनेट में, है ना, पहली आपका इंडिपेंडेंट इंडिया की कैबिनेट में कितनी विमेन मिनिस्टर थी, तो आंसर होगा केवल एक, है ना। कौन थी वो, आपका राजकुमारी अमृत कौर, जिन पे कौन सी मिनिस्ट्री थी, आपका हेल्थ मिनिस्ट्री। समझ में आया कि आपका फर्स्ट कैबिनेट जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें कितनी विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, केवल एक। नाम क्या था, आपका राजकुमारी अमृत कौर। कौन सी मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री। और भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आपको पता होगा कि बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है किसके, आपके कौन प्रेजेंट करते हैं उसे, फाइनेंस मिनिस्टर। तो
आपसे पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट जो है वो किसने प्रेजेंट किया, तो देखो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आर सन्मुखम चेट्टी, है ना। तो यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपका, आर सन्मुखम चेट्टी। तो आर सन्मुखम चेट्टी ने क्या किया, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट कौन पेश करेंगे आपके, आर सन्मुखम चेट्टी जी। समझ में आया। चलो एक दो चीज मैं आपको और बताता हूं। आपने बहुत सारे डे सुने होंगे, है ना, आपके एग्जाम में डेज भी आते हैं, है ना, कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है, कौन सा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज बता देता हूं, वो डेज बेटा याद रखना, ठीक है। वो डेज से आपका कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप गलत नहीं करोगे अगर आप उन डेज को याद कर लोगे तो। अगर आपसे पूछा जाए टीचर्स डे, तो देखो बेटा दो टीचर्स डे होते हैं। एक टीचर्स डे होता है आपका 5 सितंबर को, एक टीचर्स डे होता है आपका 5 सितंबर को जो आप सेलिब्रेट करते हो, वो होता है बेटा नेशनल टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल टीचर्स डे कब होता है, तो बेटा इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है आपका 5 अक्टूबर को। इंटरनेशनल टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंस याद रखना, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना, इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे आप कब सेलिब्रेट करते हो, तो बेटा देखो यहां पे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपके, मौलाना अबुल कलाम आजाद। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपके, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पहला जो आपका एजुकेशन डे या इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन डे है वो सेलिब्रेट होता है किस दिन आपका, जिस दिन आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे होता है ना। तो यहां पे याद रखेंगे आपका 11 नवंबर, है ना। तो नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे जो है वो किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पे। क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना। यहां तक समझ में आया। एक दो यहां से मैं आपको नाम और याद करने को बोलूंगा आपसे, है ना, जो आपसे पूछा जा सकता है या जहां से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि यहाँ पे रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जॉन मिथई, जॉन मिथई जी जो आपके रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हो जाएगा उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके जॉन मिथई, है ना। तो आपका पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट, आर सन्मुखम चेट्टी। अगर आपसे पूछा जाए रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट, तो वो कौन होंगे आपके, जॉन मिथई, है ना। तो फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो ये नाम आपको याद हुए ना, है ना। आप तीन चार नाम याद रखोगे, है ना। फर्स्ट एजुकेशन डे, वो सॉरी नेशनल एजुकेशन डे किसके बर्थडे पे मनाया जाता है आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट आपका आर सन्मुखम चेट्टी। रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट आपका जॉन मिथई। कैबिनेट में, फर्स्ट कैबिनेट में आपके कितने विमेन मिनिस्टर्स थी आपका, केवल एक। कौन थी आपका, राजकुमारी अमृत कौर। तो यहां तक की चीजें समझ में आई ना, है ना। चलो अब कुछ चीजें हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये चीजें आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, चीजें आपके काम आएंगी। जो भी आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना, तो आप क्या क्या करो, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिया करो, या फिर आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लिया करो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें इंडियन यूनियन में सॉरी शामिल किया था आपका डॉक्टर उन्होंने आपका सरदार पटेल ने, ठीक है। चलो अब कुछ और फैक्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सील थी, उसकी जो मोहर थी, उसमें सिंबल क्या था, है ना। तो यहाँ पे हम सिंबल याद रखेंगे, क्या था आपका, एलिफेंट। आपको दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है ना आपको, ये थी सील ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो अनडिवाइडेड इंडिया बना हुआ है और यहां पे क्या बना हुआ है आपका एलिफेंट, है ना। तो अनडिवाइडेड इंडिया बना हुआ है और आपका एलिफेंट बना हुआ है। तो ये क्या थी आपका सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपसे पूछा जाए क्या सिंबल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सील पे, तो आंसर क्या होगा आपका, सॉरी, आंसर क्या होगा आपका एलिफेंट होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो और कुछ फैक्ट देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा था कि ठीक है ड्राफ्ट आपका प्रिपेयर हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाएगा, बट कोई पर्सन था क्या, उसे हमने टाइप किया था या हमने उसे खुद हाथ से लिखा था। तो यहाँ पे एक पर्सन थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। नाम याद रखेंगे, क्या नाम था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हैंडराइटिंग में लिखा था, अपने कर्सिव में लिखा था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कौन ऐसा पर्सन है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। इनका नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे आपको मेंशन मिलेगा। अब देखा था आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेकोरेशन का भी काम हुआ था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आपके डिजाइन वगैरह बनाए गए थे। तो पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किसने किया था या कॉन्स्टिट्यूशन में डेकोरेशन का काम किसने किया था, तो शांति निकेतन आर्ट स्कूल था। शांति निकेतन आर्ट स्कूल के जो आर्टिस्ट थे वो उन्हें क्रेडिट जाता है कि वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का आपका डिजाइन करेंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिजाइन किया वो किसने किया, आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन आर्ट स्कूल। ठीक है, चलो अब कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन की दो कॉपीज थी। एक आपका इंग्लिश ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया वो किसमें लिखा गया, इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंग्लिश वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा, तो आंसर क्या होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने किसमें लिखा, इंग्लिश में, है ना। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेज में लिखा, इंग्लिश में। आपसे पूछा जाए हिंदी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा, तो हम याद रखेंगे वसंत कृष्ण वाडिया, है ना। हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा आपका, वसंत कृष्ण वाडिया। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इंग्लिश वाला वर्जन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी वाला वर्जन आपका वसंत कृष्ण वाडिया। इंग्लिश वाले वर्जन को डेकोरेशन का काम जाता है आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन। हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन के डेकोरेशन का जो आपका क्रेडिट जाता है वो जाता है आपका नंदलाल बोस को। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है हमने आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट से रिलेटेड आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद आपका पार्ट 2 भी हम इंक्लूड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक दूसरा पार्ट भी हम लाएंगे इसका फैक्चुअल क्वेश्चन या इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। और ये सारे फैक्ट्स बेटा याद कर लेना, हर एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं, है ना। हम यहाँ पे वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अश्योर रखना और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, आप इसे बार बार रिवाइज करो। और मैं आपको 100% अश्योर करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आएगा वो आपको पूरे नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं।